नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक। ये हमारा निर्मल प्रकाशन बुक है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 11 सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी बुक है। हम लोगों ने अभी तक जो यूनिट 7 है उसको हम लोगों ने कवर कर चुके हैं अभी तक। आज हम लोग यूनिट 8 को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों ने अगर यूनिट 7 तक पढ़ लिया है जो मैंने कराया है, तो ज्योग्राफी से आपका अच्छा मार्क्स बिल्कुल आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। पास आप लोग हो जाइएगा। पास तो हम नहीं बोलेंगे, बल्कि आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट 8 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यूनिट 7 तक नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 क्लास 11 का, जाकर के उसको देखिएगा। अच्छे से आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आज हम लोग यूनिट 8 को पढ़ेंगे, जो हम लोग का भारत का जो संरचना एवं भौतिक विभाजन है, मतलब कैसे करके पूरे भारत का विभाजन हुआ है। भारत का विभाजन देश के आधार पर नहीं, बल्कि जो डायरेक्शन है, कहाँ पे पर्वत होना चाहिए, कहाँ पहाड़ होना चाहिए, कहाँ मैदान होना चाहिए, कहाँ समुद्र का मैदान होना चाहिए या समुद्र तट, थार मरुस्थल, द्वीप समूह जितना है, उसका जो विभाजन किया गया है, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। यानी कि हम लोग यूं कहें तो भारत की भू आकृति को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है। दूसरा नंबर में है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा में है यहाँ पे दक्षिण भारत का या दक्षिण का पठारी भाग। चौथा में है समुद्रीय मैदान या समुद्रीय तट, ठीक है, यहाँ भी मैदान है। थार का मरुस्थल है और द्वीप समूह, ठीक है। ये जो 6 भाग में जो भारत का भू आकृति को बांटा गया है या भू स्वरूप को बांटा गया है, उसको आज हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो मैप का थ्रू हम लोग इसमें से नहीं देख करके फिजिकल मैप आज हम लोग लिए हैं, उसी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारत का विभाजन हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये जो लिखा है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर का विशाल मैदान, तो उत्तर का विशाल मैदान हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर का जो है विशाल मैदान है, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद है सतलज गंगा का मैदान। ये जो भाग है ये हमारा मैदानी भाग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। ये हमारा मैदानी भाग हो गया। उसके बाद देखिए दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार हम लोग महाराष्ट्र एरिया से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है दक्षिण का जो झारखंड होते हुए, ठीक है, ये हमारा हो गया दक्षिण का पठारी भाग, आकार में तिनकोन जैसा है, ठीक है। ये हमारा हो गया दक्षिण का मैदानी भाग, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा दक्षिण का मैदानी भाग, पूरा यहां से लेकर के पूरा एकदम त्रिभुज के आकार का, ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा दक्षिण भारत का ये जो पठारी इलाका है, इसको हम लोग देख लिए, ठीक है। अगर यूं कहें तो अगर हम लोग अगर बुक में भी देखेंगे तो इसी तरह से बना हुआ है। देखिए बुक में भी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये जो है, ये वाला जो है हमारा, ये पर्वतीय भाग हो गया हमारा। उसके बाद मैदानी भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से यहां तक का जो है हमारा ये जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार या दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। अब दक्षिण का पठारी भाग को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। दक्षिण के जो पठारी इलाका है उसको भी 2 भाग में हम लोग बांटेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद देखिए दक्षिण का जो पठारी भाग हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ मैदान, तो ये जो किनारे किनारे जो डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे ये वाला मैदान है, ठीक है। इस भाग को हम लोग मैदान बोलते हैं। ये हमारा जो है समुद्री तट मैदान है, तो ये दक्षिण का जो समुद्र तट मैदान है, जो अरब सागर के, यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, यहाँ अरब सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला हो गया एरिया। और आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है
कि जो दक्षिण का जो मैदानी भाग है वो किस दिशा में अवस्थित है, तो बोलिएगा पश्चिमी घाट और अरब सागर के, पश्चिमी घाट और अरब सागर ये दोनों के साथ जो है पश्चिमी मैदान स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां एक और मैदान है जिसका नाम है पूर्वी तट का मैदानी भाग। ठीक है, यहां पे है मैदानी भाग। ठीक, ये भी एक मैदान है। ठीक है, यहां भी एक मैदान है। तो मैदान कहाँ कहाँ है? मैदान एक जगह नहीं है, बिखरा हुआ है। तो मैदान हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, इस जगह में भी मैदान है। ठीक है, गंगा सतलज का मैदान है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, ये वाला हो गया। ये हिमालय वाला भाग है। ठीक है, ये हिमालय वाला भाग हो गया हमारा, उत्तर का हिमालय वाला क्षेत्र। और ये वाला हो गया हमारा मैदान। ये हो गया हमारा त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। उसके बाद ये वाला हो गया दक्षिणी, ये वाला मैदानी भाग, समुद्र तट का मैदानी भाग। देखिए समुद्र तट लग रहा है ना, इधर अरब सागर लग रहा है, इधर बंगाल का खाड़ी लग रहा है। ठीक है, इधर बंगाल का खाड़ी है और यहाँ भी एक है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद और क्या पूछा है कि थार का मरुस्थल। देखिए राजस्थान का जो ये जो इलाका है ये थार मरुस्थल है। ठीक है, ये इलाका थार मरुस्थल है, यहाँ गुजरात है। अब गुजरात का इलाका जो है यहाँ पर भी एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का रण। ठीक है, ये नमकीन है। ठीक है, कच्छ का रण। और देखिए रेगिस्तान यहाँ भी एक पड़ेगा आपका, जिसमें लद्दाख वाला एरिया। ठीक है, जिसको हम लोग ठंडा मरुस्थल का नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा? हाँ, थार का मरुस्थल हो गया। उसके बाद देखिए एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ है लक्षद्वीप, ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। और ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह में दो ठो आएगा, एक होगा लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझाने का प्रयास कर चुके हैं मैप के द्वारा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, जिसका नाम है, जिसको हम लोग उत्तर से दक्षिण हिमालय के 3 श्रेणियां, मतलब इसका जो हिमालय है उसका कितना आकार है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है हिमालय के, उत्तर भारत के हिमालय को। तो पहला नंबर में है महान हिमालय, दूसरा नंबर में आ जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा नंबर में आ जाएगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। ठीक है, ये 3 भागों में बांटे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसको हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग मैप से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है नोटिस कीजिएगा, यहां से जो स्टार्ट हुआ है, एक्चुअल में स्टार्ट तो बहुत दूर से हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय जो पूरा एकदम यहाँ तक जाएगा, पूरा नामचा बड़वा से, नंदा देवी से स्टार्ट होगा, नामचा बड़वा तक जाएगा, एकदम अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जितना भी बड़ा बड़ा हिमालय है सब महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक जिसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम, ये श्रेणी होगी हमारा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम है, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का श्रेणी है, पीर पंचाल का श्रेणी है। ठीक है, तो 4 गो ऊपर में है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल। ठीक है, ये वाला हो गया। तो देखिए एक प्रश्न यहां से पूछता है कि देखिए जो काराकोरम जो एरिया है और लद्दाख जो है, यहाँ पे, यहाँ पर भी लद्दाख का पठार वठार वगैरह है, जो जिसको हम लोग ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं। ठीक ना, ठंडा मरुस्थल लद्दाख का पठार को बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम में क्या है? तो एक है सियाचिन, याद रखिएगा, एक है आपका सियाचिन है और दूसरा है K2 पर्वत, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, जिसको K2 को हम लोग बोलते हैं गार्डविन आस्टिंग। ठीक है, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी में कौन कौन स्थित है? तो सियाचिन, जो देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा जो है हिमनद है सियाचिन। भारत का सबसे लंबा हिमनद क्या है? कौन सा है? भारत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन है। कहां पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, और काराकोरम श्रेणी में सबसे बड़ा पर्वत है, मतलब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत K2 स्थित है। ठीक है, और लद्दाख में आ जाएगा जो है
ठंडा मरुस्थल कहाँ है? तो लद्दाख में, लद्दाख के पठार पर। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो काराकोरम है ये भारत का हिस्सा नहीं है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब ये भारत में नहीं है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ये भारत का है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये भारत में है नहीं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो K2 याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पर्वत K2। लेकिन आपसे अगर पूछे कि भारत में, देखिए भारत का पर्वत है लेकिन भारत में स्थित नहीं है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी, तो K2। अगर भारत में सबसे ऊंचा श्रेणी तो याद रखिएगा कंचनजंगा। ठीक है, और विश्व में सबसे ऊंचा नंबर 1, पहले मेरा बात सुनिए, विश्व में सबसे ऊंचा होगा एवरेस्ट। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा एवरेस्ट। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा तो K2। तीसरा नंबर में विश्व का सबसे ऊंचा तो कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिए। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा तो एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का दूसरा तो K2 हो जाएगा, गार्डविन हास्टिंग। और अगर आपसे पूछा कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तो कंचनजंगा। और याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो K2। अगर भारत में अगर बोले तो कंचनजंगा याद रखिएगा। ठीक है, भारत का और में याद रखिएगा। ठीक है, का बोले तो K2, भारत का सबसे ऊंचा है तो K2, लेकिन ये वर्तमान में भारत में है नहीं। ठीक है, अगर भारत में मतलब अभी भी वो भारत में, उसको हम लोग बोलते हैं में, तो भारत में तो कंचनजंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो K2, भारत में तो कंचनजंगा जो कि भारत में अभी स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला नंबर विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। विश्व का दूसरा K2 यानी गार्डविन हास्टिंग। विश्व का तीसरा कंचनजंगा। भारत का तो K2, भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2। ठीक है, काराकोरम का हिस्सा है। और काराकोरम में एक चीज है, काराकोरम में कौन कौन स्थित है तो K2 यानी गार्डविन। दूसरा जो है भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, सियाचिन कहां पे है तो K2। क्लियर। अब देखिए, ये जो महान हिमालय है इसमें बहुत सारा है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बड़वा तक, नंगा पर्वत हो गया। ठीक है, आपके बुक में जो है पूरा जो है दर्शाया नहीं गया है, उसको महान हिमालय में रख करके ही पूरा दिखा दिया गया है। देखिए, इस महान हिमालय का ऊपर भी एक हिमालय है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, वो चाइना के तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग समझेंगे, पहले जो नहीं है उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जितना है बस उतना ही करेंगे। ठीक है, ज्यादा ध्यान देने से फिर समझ में नहीं आएगा चीज। तो यहाँ डायरेक्ट जो आपके बुक में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बता दिया, मगर ये वाला याद कीजिएगा, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो K2, भारत में सबसे ऊंचा चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी तो कंचनजंगा, और भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो K2। इस चीज को याद, और रैंकिंग याद रखिए, विश्व में सबसे बड़ा एवरेस्ट, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा K2, विश्व में तीसरा कंचनजंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लेसन को अच्छे से। तो देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ महान हिमालय, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बड़वा तक। इसमें बहुत सारा पर्वत, जितना बड़ा बड़ा पर्वत है सब महान हिमालय में। जैसे एवरेस्ट पर्वत हो गया, एवरेस्ट पर्वत जो है हम लोग का देश का नहीं है। ठीक है, एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। ये दो पर्वत देखा जाए, K2 और ये हिमालय जो है, माफ कीजिए, K2 और एवरेस्ट पर्वत, ये दोनों नहीं है हम लोग का देश में, एक नेपाल में है, दूसरा चाइना के करीब चला गया है। तो कंचनजंगा जो है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बड़वा तक एवरेस्ट हो गया, मैकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, कामेत हो गया। ठीक है, फिर और भी बहुत सारा है, जैसे गोसाई थान हो गया। ठीक है, चोयू हो गया। ये सारे पर्वत कहाँ पे है,
सब महान पर्वत, बड़े बड़े जितने पर्वत है सब महान। उसके बाद महान हिमालय के बाद आता है एक आपका लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय, इसमें देखिए ये जो दो हिमालय है, ये हो गया आपका महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मान लीजिए हो गया महान हिमालय। तो देखिए जैसी महान हिमालय खत्म होगा फिर आएगा इसे लघु हिमालय। तो देखिए दो हिमालय, दो पर्वत के बीच में खाली जगह है, तो इस खाली जगह को बोलते हैं घाटी। तो यहाँ देखिए बहुत सारा घाटी स्थित है, जैसे कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में, ठीक है। यहाँ हो गया आपका कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। कुल्लू घाटी हो गया, कुमायूं घाटी हो गया, सब जो है इसी में स्थित है, इसी घाटी में। तो दो पर्वतों के बीच के जगह को, बीच के खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, घाटी, ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब देखिए यहाँ हो गया लघु हिमालय, ये जो है हमारा लघु। अब लघु हिमालय में जितना घूमने वाला जगह हो गया, जैसे जितना घूमने, जैसे श्रीनगर कहाँ स्थित है, तो लघु हिमालय। दार्जिलिंग कहाँ है, शिमला कहाँ है, तो लघु हिमालय, ठीक है। नैनीताल, मसूरी, ये सब जितने भी हैं किसमें है, लघु हिमालय में, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ धार्मिक जगह भी है जिसका नाम है आपका, तो आपका बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सारा कहाँ है, लघु हिमालय में। उसका लघु हिमालय जैसी खत्म होगा वैसी एक आएगा शिवालिक, ठीक है। शिवालिक पर्वत आएगा। शिवालिक क्या है, तो देखिए ये सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग। अब शिवालिक जो है, अब देखिए जैसी शिवालिक तो एक बार में खत्म नहीं ना होता है, तो शिवालिक जैसी खत्म होगा आस्ते आस्ते खत्म होता है, ठीक है। तो वो मैदानी भाग का निर्माण करता है। तो देखिए ये जो हिमालय का जो शिवालिक वाला एरिया है, देखा जाए तो ये धीरे धीरे जब नीचे उतरेगा तो बहुत सारा जो है धीरे धीरे मैदानी भाग, एक बार में तो मैदान खत्म नहीं होता है, अब ये धीरे धीरे खत्म होगा। अब खत्म होने पर क्या होता है, खत्म होने पर तो देखिए कहीं कहीं पे क्या होगा, भावड़ क्षेत्र आएगा, ठीक है, भावड़ आएगा। फिर कहीं कहीं पे आपका तराई वाला क्षेत्र आएगा। जो तराई वाला क्षेत्र हिमालय का सबसे ज्यादा लकड़ी पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमालय का वो कौन सा भाग है जहां पर प्रचुर मात्रा में लकड़ी पाई जाती है, तो तराई वाला हिस्सा, और ये हिस्सा में थोड़ा पानी भी भरा रहता है, ठीक है। तो आइए उसके बाद मैदानी भाग स्टार्ट होगा। तो इस चीज को मैंने अच्छे से मैप में समझा दिया है, अब हम लोग बुक का सहारा लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए महान हिमालय है यहाँ पे, ठीक है, महान हिमालय और आंतरिक हिमालय। तो देखिए यहाँ पे जो महान हिमालय है ये सबसे उत्तरी हिस्सा है, याद रखिएगा, सबसे उत्तर में है, ठीक है। और इसकी जो देखा जाए तो औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर, ठीक है, ठीक, जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ इस भाग में माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। लेकिन माउंट एवरेस्ट देखा जाए तो कहाँ है, तो नेपाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई याद रखिएगा, क्या है ऊंचाई, 8848 मीटर, ऐसे याद कीजिएगा, 8848 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद आता है नंदा देवी, ठीक है, नंगा पर्वत, गोसाई थान, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भारत में सबसे बड़ा जो है, भारत में स्थित सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसका ऊंचाई है 85-98 मीटर, इसका ऊंचाई याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया, उसके बाद हम लोग का है मेकालू, धौलागिरी, मंसालू, छोयू, अन्नपूर्णा, कामेत, नामचा बड़वा, ठीक है, बोले ना आपको नामचा बड़वा तक, ठीक है, नामचा बड़वा। उसके बाद देखिए इसमें जो है नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी भारतीय सीमा पे है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं पढ़ना। देखिए माउंट एवरेस्ट जो नेपाल चीन सीमा पर है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए जो ये जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, और उसका ऊंचाई हम लोग देख लिए 8848 यानी कि 8848 मीटर। और कंचनजंगा का भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कितना है, 85-98, ठीक है। और नामचा बड़वा
तिब्बत वाला क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए इसके उत्तर पश्चिम देखिए जास्कर श्रेणी हम लोग पढ़े थे ना, लद्दाख कौन कौन सा श्रेणी हम लोग पढ़े थे मैप में, सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंचाल। तो देखिए यहाँ पे है जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर है, लद्दाख वाला है, देखिए काराकोरम है, ठीक है। तो देखिए काराकोरम में है जो है ये यहीं पे तो K2 यानी कि गाडविन आस्टिंग, देखिए K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कहां पे स्थित है तो काराकोरम में। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी में है, भारत की बात है, देखिए भारत की बोल रहा है, विश्व की दूसरी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टिंग। अगर यहाँ पे लिखा है भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, नोटिस करके रखिएगा, एग्जाम में एग्जामिनर घुरा देगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए इसे भारत का ठंडा मरुस्थल कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे ना मरुस्थल कितना जगह है, तो एक हो गया लद्दाख वाला मरुस्थल, ठीक है, जिसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं, एक हो गया थार का मरुस्थल, दूसरा कच्छ वाला मरुस्थल, ठीक है, पढ़े ना हम लोग डिटेल में। उसके बाद देखिए काराकोरम में जो है सियाचिन भी स्थित है, नोटिस करके रखिएगा, काराकोरम में सियाचिन है जो भारत का सबसे लंबा हिमनद है। भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है तो सियाचिन, कहां स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। K2 यानी गाडविन आस्टिंग जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां पे स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टिंग, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय इस श्रेणी का जो है औसत ऊंचाई 3000 है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है जितना भी देखिए हिल स्टेशन देखा जाए तो घूमने वाला जगह श्रीनगर हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला, नैनीताल, मसूरी कहाँ पे है, ये सब स्थान पे है, ठीक है। और देखिए अमरनाथ पूजा पाठ वाला स्थान, धार्मिक स्थल अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे धार्मिक स्थल भी लघु हिमालय में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ घाटी है, जैसे कश्मीर घाटी कहाँ पे है तो पीर पंचाल एवं पंगी श्रेणी के मध्य में, लेकिन याद रखिएगा कि जो महान हिमालय है और लघु हिमालय के मध्य में जो गैप वाला हिस्सा होता है वो मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, दो पहाड़ के बीच की भूमि को जो है हम लोग घाटी बोलते हैं, और वहां पे जो है जो भी कोई बस्ती या कोई भी अगर शहर स्थापित होता है तो उसको हम लोग घाटी शहर के नाम से जानते हैं, जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है, वहीं पे है। देखिए और यहां से देखिए लघु हिमालय से जो है झेलम नदी निकलती है, लघु हिमालय से झेलम नदी निकलती है, और लघु हिमालय में ही देखिए बूलर और डल झील है, दो झील है जिसका नाम, एक का नाम है बूलर, दूसरा डल जो मीठे पानी का झील है। ये बूलर और डल झील देखा जाए तो कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो लघु हिमालय में कौन झील है तो बूलर और डल झील, ये दोनों मीठे पानी का झील है जो लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। झेलम नदी कहां से निकलती है तो लघु हिमालय से। और देखिए महान हिमालय से जो है सिंधु नदी, देखिए सिंधु, गंगा, यमुना ये सब निकलता है, सिंधु नदी निकलता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी ये सब निकलता है। तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलता है तो ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो हमारा मानसरोवर तिब्बत के पास में एक मानसरोवर झील है वहीं से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सिंधु नदी निकलता है वहीं से, दोनों ही जो है मानसरोवर झील से ही निकलता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये बहता है जम्मू कश्मीर के साइड से, और ये जो है पैरेलल एकदम सीधा बहते हुए जो है भारत में जो है आसाम में प्रवेश करता है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। और सिंधु नदी बहते हुए पाकिस्तान में जो पंजाब वाला जो एरिया है उससे बहते हुए जाकर के जो है आपका अरब सागर में, पाकिस्तान से जो कटते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र सब बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में प्रवेश करता है, जिसको बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से हम लोग जानते हैं। यमुना दूसरा चीज है, याद रखिए, यहाँ है यमुना, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ठीक है।
और देखिए गंगा है, यहीं से निकलता है, ठीक है, गंगोत्री गोमुख गुफा से, ठीक है ना। कोसी नदी भी गंगा का सहायक नदी है, ये सब भी निकलता है यहीं से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक पॉइंट छूट गया था, मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो गंगा, सिंधु, ये सब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तो महान हिमालय से, झेलम नदी लघु हिमालय से, ठीक है। और मीठे पानी का दो झील है, एक है डल, दूसरा बूलर, लघु हिमालय। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये हमारा शिवालिक। अब देखिए शिवालिक जो, या बाहरी हिमालय शिवालिक बोलते हैं, ये सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर ना, सबसे दक्षिणी श्रेणी है, इसका ऊंचाई भी कम है, 600 से 1500, ठीक। और हिमालय का ये सबसे नवीन भाग है। सबसे नवीन भाग कौन सा है? शिवालिक। अब देखिए यहाँ हिमालय के बीच कई चौड़ी घाटियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में दून, दून मने दून, और पूरब में इसे दुआर कहते हैं। पश्चिम में दून यानी देहरादून, और दुआर मतलब हरिद्वार, समझ में आया ना। तो देखिए देहरादून, और यहाँ पे हरिद्वार के बारे में नहीं दिया है। इस घाटी में जो है गहन कृषि की जाती है, ठीक है। अब यहीं से है अचानक, अब जब शिवालिक से जब नीचे उतरेंगे तो कुछ कुछ जो है डायरेक्ट मैदान नहीं आकर के क्या आता है, थोड़ा बहुत पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ईंटा पत्थर कंकड़ वगैरह जो है रहता है, जिसको हम लोग भावड़ के नाम से जानते हैं। देखिए शिवालिक जो है, शिवालिक जो है एक बार में, शिवालिक के आसपास में जो भी कंकड़, जो भी खंड, शिलाखंड वगैरह कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जहां क्या होती है नदियां लुप्त हो जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भावड़ कहते हैं, ठीक है। भावड़ क्षेत्र कहते हैं इस जगह को, ठीक है। जो कंकड़ मैदान में जो है कंकड़ पत्थर, ठीक है, कंकड़ पत्थर वाला जो शिवालिक से डायरेक्ट जब नीचे उतरेंगे तो कंकड़ पत्थर टाइप का जो है मैदानी भाग कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावड़ क्षेत्र। यहाँ क्या नदी जो है लुप्त हो जाती है, पानी नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए भावड़ के जस्ट नीचे आएंगे तो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे खूब सारा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है पानी रहेगा, पानी तराई वाला क्षेत्र में पानी पूरा लबालब रहेगा, और लकड़ी की भी, जंगल वगैरह जो है लकड़ी की भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय का कौन सा हिस्सा में सबसे ज्यादा लकड़ी पाया जाता है? तो तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद खादर आएगा। देखिए उसके बाद क्या आता है? खादर। खादर क्या है? ये नवीन है, ठीक है, ये नवीन, इसको हम लोग बोलते हैं नई मिट्टी, ठीक है। खादर जो है नवीन मिट्टी है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि जो बाढ़ आने पर जो मिट्टी का एक लेयर जम जाता है मैदान में, तो उसे ही हम लोग खादर कहते हैं। ये नवीन मिट्टी है, ठीक है, नवीन मैदान वाला मिट्टी है। उसके बाद आता है बांगड़, ठीक है। बांगड़ क्या है? यहाँ पे जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और ये सबसे प्राचीन मैदानी मिट्टी है, ठीक है, ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो सबसे प्राचीन कौन हो गया? बांगड़। सबसे नवीन मिट्टी कौन है? खादड़। शिवालिक के निचले भाग में जहाँ कंकड़ पत्थर पाया जाता है, जहाँ पानी विलुप्त हो जाती है, उस जगह को बोलते हैं भावड़। तराई वाला क्षेत्र जहाँ पानी दिखाई देता है, पानी भरा रहता है, लकड़ी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, उसे तराई वाले क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे फिर इधर से कंटिन्यू होते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वांचल के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश को हम लोग माफ कीजिए, पूर्वांचल के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तर पूर्वी का पहाड़ी प्रदेश पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखिए उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसका सबसे जो देखा जाए कि जो नंगा पर्वत स्थित जो सारामती है, इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ठीक है। ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो पर भी चलेगा, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि मणिपुर में जो है कौन सा झील है? तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश को किस नाम से जानते हैं हम लोग? पूर्वांचल, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंगा पर्वत पर स्थित सारामती जो है, ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है।
उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी तो सारामती, ठीक है। और देखिए लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करवा दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद देखिए तो सतलज वाले जो क्षेत्र है, कि सतलज वाला जो क्षेत्र वो पंजाब और हरियाणा वाला राज्य इसमें आते हैं। गंगा का मैदान में कौन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वाले क्षेत्र आएंगे, ठीक है। और देखिए सतलज और यमुना के बीच एक जल विभाजन रेखा है, या जल विभाजन द्वारा अलग हो जाए, जिसे सरहिंद जल विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में आपको जानना है कि ब्रह्मपुत्र जो देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र, इसको हम लोग नदी वाले जो चैप्टर है उसमें भी इसको हम कवर करेंगे, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट है इसको हम लोग जान लेंगे। तो याद रखिएगा लोहित नदी, तीस्ता नदी और स्वर्णश्री इसके सहायक नदी है। तीस्ता, स्वर्णश्री और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र के जो है सहायक नदी है। इसको हम नदी वाले टॉपिक में भी जो है कवर करा देंगे। मेन जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे हम लोग विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो आसाम में, ठीक है। और कौन सा नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली। किस नदी के तट पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में है, तो असम राज्य में, ठीक है। यहां तक क्लियर। और देखिए गंगा नदी में जो बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा किस नदी में, तो गंगा नदी में, ठीक है। एक्चुअल में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो आपस में मुहाना होता है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, उसी में ये जो है सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा समझ में आ गया, सुंदरबन का डेल्टा, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ठीक। उसके बाद देखिए यही चीज आपको हम बता रहे थे, जो शिवालिक जब खत्म होता है, देखिए यहाँ पे मैं मैप से आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे जो है शिवालिक पर्वत है, ठीक है। अब शिवालिक पर तो डायरेक्ट मैदान तो स्टार्ट नहीं होगा, तो जब भी पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो कंकड़ पत्थर जो है, जो भी कंकड़ या जो देखा जाए चट्टान का छोटा मोटा ढेर होता है, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो भाबर। भाबर आएगा, उसके बाद यहाँ पानी गायब हो जाएगा भाबर में। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवालिक के पास जो कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र है उसे किस मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं, तो भाबर, ठीक है, भाबर। अब देखिए भाबर में जो पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि ईटा पत्थर रहता है, पानी लुप्त हो जाता है। ठीक उसके नीचे आता है तराई वाला क्षेत्र, ठीक है। तो तराई वाला क्षेत्र में जो पानी बहुत मात्रा में पाया जाएगा और जंगल भी यहाँ अधिक होगा और लकड़ी भी पाया जाएगा। तो हिमालय का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, तो तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। जंगल भी पाया जाता है, तो जंगल से लकड़ी भी प्राप्त होगा और पानी भी इस क्षेत्र में पाया जाएगा। उसके बाद ठीक नीचे आएंगे, तो नीचे आने पे हमारा जो है खादर वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है, खादर आएगा। अब देखिए इस क्षेत्र में जो खादर जो है, देखा जाए तो खादर जो है क्या होगा, खादर में बाढ़ आता है और बाढ़ में देखिएगा एक मिट्टी का पॉलिश जैसा परत जम जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक है। खादर का मैदान या खादर मिट्टी, ठीक है। और ये सबसे नवीन मिट्टी है। उसके बाद आता है नीचल वाला क्षेत्र में बांगड़, ठीक है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बांगड़। तो बांगड़ में क्या है, पानी, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। और ये सबसे बांगड़ जो है सबसे प्राचीन जो है मिट्टी है या मैदान बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग वापस बुक पर। तो देखिए उसके बाद देखिए सतलज गंगा का जो ब्रह्मपुत्र मैदान है, इसे भारत का अन्न भंडार के नाम से जानते हैं। तो भारत का अन्न भंडार कौन सा हो जाएगा, तो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग दक्षिण का पठार को पढ़ेंगे। तो देखिए दक्षिण का जो पठार है वो भी
उसको हम लोग समझेंगे मैप से थोड़ा। देखिए दक्षिण का जो पठार है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, पूरा यहाँ से झारखंड वगैरह, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, और झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो यहाँ पठार है, इसका सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ, याद रखिएगा। अब देखिए ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये जो इसी को हम लोग जो महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है इसको दक्कन ट्रैप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो काला मिट्टी पाया जाता है, जो कि कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। क्यों काला मिट्टी पाया जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी जो है, यहाँ ज्वालामुखी का परत के रूप में जमा होने से यहाँ पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा है दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप, ठीक है। जो भूकंप आने की संभावना सबसे कम इसी क्षेत्र में होती है। तो देखिए ये इतना मजबूत होता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग से जो भूकंप है वो उत्पन्न होने पर जो है क्या होता है, वो जो है इस क्षेत्र में भूकंप का प्रभाव नहीं देखने को मिलता। ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी का जो लावा का उद्गार हुआ और यहाँ पे जो है लावा के जमने से जो है ये दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। और देखिए इस जगह में जो है ये जो लावा इतना मजबूत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लावा चूर्ण हो जाने के कारण जो काला होता है, और चूर्ण हो जाने के कारण यहाँ पे काला मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो काला मिट्टी है ये ज्वालामुखी का जो भी लावा जमने से जो पत्थर होता है उसके घिसने से ये काला मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ नर्मदा नदी बहता है, इस जगह में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। अब देखिए सब नदी कहां बहेगा, ये नदी सब कहां बहेगा? पश्चिम से पूरब की ओर बहता है। लेकिन नर्मदा नदी जो है यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। यहाँ देखिए ठीक है। तो ये नदी जो है ये भ्रंश नदी कहते हैं, क्योंकि ये पठार के विपरीत ढलान के विपरीत दिशा में बहते हुए अरब सागर में, ये जो देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा है बहते हुए, ये कौन सा सागर है? यहाँ अरब सागर में मिलती है। तो ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के इस वाले क्षेत्र को, नर्मदा नदी के इधर वाले क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, और नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए ये नर्मदा, मैंने बोला नर्मदा नदी के इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार, और ऊपर वाले को मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। तो देखा जाए कि जो हमारा दक्षिण भारत के पठार है उसके दो भागों में कौन सी नदी विभाजित कर रही है? तो नर्मदा नदी, ठीक है, भ्रंश घाटी में भ्रंश घाटी वाली नदी है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए नर्मदा नदी, मानचित्र नर्मदा नदी है, ठीक है। ये दक्षिण के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। एक हो गया हमारा मध्य या पूर्वी भारत का उच्च भूमि, दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय या दक्कन का पठार, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है ये अरावली पर्वत है। यहाँ पे अरावली पर्वत क्या है? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और ठंडा का समय में यही अरावली पर्वत के द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है, पश्चिम मानसून के द्वारा। तो देखिए ये अरावली पर्वत है जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत, ठीक है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च शिखर कौन है? तो गुरु शिखर, ठीक है। विश्व का, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। अगर वैसे का डायरेक्शन पूछे तो भारत की उच्च भूमि यानी ऊपर वाला
भाग में, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र में, यानी भारत की उच्च भूमि में या भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली पर्वत श्रेणी जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार का जो सबसे ऊंचा चोटी वह पारसनाथ, याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ, ठीक है। अब देखिए और कुछ है इस क्षेत्र में, चलिए अब देखिए यहां पे है, देखिए पठार के पश्चिमी, देखिए पठार के पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को सहाद्री पर्वत कहते हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को सहाद्री पर्वत कहते हैं। और इस शिखर का जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी है कालसुवई, ठीक है, सबसे ऊंचा कालसुवई और महाबलेश्वर, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का दो पर्वत है, एक है कालसुवई, दूसरा महाबलेश्वर, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है, तो कालसुवई, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा कालसुवई। अब देखिए पूर्वी घाट को किस नाम से हम लोग जानते हैं, मलयाद्री, ठीक है, मलयाद्री नाम से जानते हैं हम लोग, पूर्वी घाट को मलयाद्री के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे ऊंचा चोटी है नेमेगिरी, नीमेगिरी, ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी पूर्वी घाट को मलयाद्री के नाम से जानते हैं, मलयाद्री के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे ऊंचा चोटी है नीमेगिरी। तो पश्चिमी घाट सहाद्री, पूर्वी घाट मलयाद्री, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, देखिए एक चीज यहाँ नोटिस कीजिएगा, नीलगिरी जो है, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत का, देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनैमुडी। अनैमुडी कौन सा पर्वत में स्थित है, तो अन्नमलई, ठीक है, अन्नमलई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी। अनैमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो अन्नमलाई, ठीक है, अन्नमलाई जो है पर्वत है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नमलाई। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनैमुडी, ठीक है, अनैमलाई में ही स्थित है अनैमुडी, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछे तो अनैमुडी, सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो अन्नमलाई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी जो है, यहाँ पे कहा गया, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भ्रंश घाटी की नदी है, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी की नदी कौन है, तो नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए, और नर्मदा नदी के बारे में आप पहले ही हम आपको बता दिए, नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये दोनों नदी जो है अरब सागर में गिरती है, देखिए अरब सागर में गिर रहा है नर्मदा और ताप्ती, ये जो नदी है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। और इन दो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, और इस सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है ध्रुवगढ़, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी के दक्षिण में अजंता की पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी ताप्ती नदी के दक्षिण में है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अभी तक पढ़ा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज है, देखिए कपास की काली मिट्टी में प्रवेश, देखिए कपास के लिए जो है काली मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में मिलता है, ठीक है।
और लावा के जो है मैग्मा निकलने के बाद लावा जमता है, वही लावा टूटने के बाद काला रंग रहता है लावा का, और टूटने के बाद वो काली मिट्टी में बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ तक क्लियर है। भ्रंश घाटी का नदी नदी बता दिए, नर्मदा नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि जो दक्षिण के पठार है, पठार के विपरीत दिशा में बहती है, मतलब पठार के ढलान के विपरीत दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, भ्रंश घाटी उसको बोलते हैं कि पर्वत को जो है माने किसी भूमि को है जो पैरेलल उठना था, लेकिन एक भाग जो है उठाने के क्रम में, देखिए यहाँ पे हम बता दें, देखिए मान लीजिए किसी भी पर्वत, कोई भी जमीन है उसको उठाना था, ये जैसे पैरेलल है, इसको उठा करके ऐसे रखना है। ठीक है, लेकिन ऐसे ना उठ करके ये जमीन ऐसे उठ गया है, तो इसलिए नदी क्या है, ऐसे बहते हुए ढलान पठार के विपरीत दिशा में बहते हुए यहाँ एक सागर है अरब सागर, वहां जाके गिरती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। जमीन थोड़ा सा ऊपर उठ गया और सामने वाला जमीन थोड़ा धसान हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग भ्रंश। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक का पठार के बारे में एक चीज पॉइंट याद रखिए, जो कर्नाटक का जो पूछेगा, कर्नाटक के पठार के पूरब दिशा में कौन है, तो कर्नाटक के पूरब दिशा में मैदान स्थित है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन हमको बता दिए। कर्नाटक, जैसे मान लीजिए यहाँ कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक किधर है, यही अरब सागर वाले मैदानी भाग में, यानी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। मान लीजिए कर्नाटक यहाँ है उदाहरण के लिए, तो कर्नाटक के पूरब में किधर है, तो ये है पूरब। पूरब में क्या है, पूरब में यहाँ पे पूर्वी घाट मैदान है ना, मैदान है, तो कर्नाटक के पूरब में मैदान है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए मैं समुद्री भाग, तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में याद है, पश्चिमी घाट पर्वत तथा अरब एवं अरब सागर के बीच में ये वाला स्थित है पश्चिमी तट मैदान। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है, तो पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच में ये पश्चिमी मैदान स्थित है। अब देखिए यहाँ पे मुंबई हो गया, कोचीन हो गया, कांडला हो गया, कर्नाटक तट हो गया, मालाबार तट हो गया, केरल तट हो गया, कोकण तट हो गया, ये सारा कहाँ पे है, पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट का डायरेक्शन है पश्चिमी घाट अरब सागर। ठीक है, अब देखिए पूर्वी घाट में, देखिए तो पूर्वी घाट में कौन है, पूर्वी घाट एवं बंगाल का खाड़ी, पूर्वी घाट एवं बंगाल का खाड़ी। ठीक है, ये हुगली नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट का डायरेक्शन पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। तो देखिए पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी क्यों बोले, तो देखिए यहाँ पूर्वी घाट बोले थे ना, देखिए यहाँ बंगाल का खाड़ी है, पूर्वी घाट हुआ बंगाल के खाड़ी, और इस यहाँ पश्चिमी घाट है और यहाँ अरब सागर, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ कोरोमंडल तट स्थित है, चिल्का झील यहीं पे, उड़ीसा वाला चिल्का झील, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुलिकट। ठीक है, आंध्र का मैदान यहीं पे स्थित है। ठीक है, ये सारा चीज है, कोरोमंडल, चिल्का, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुलिकट भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, अब देखिए पुलिकट, चिल्का झील क्या है, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। इसे हम लोग लेगून, झील को लेगून भी बोला जाता है। तो चिल्का उड़ीसा में। देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक है पेनार नदी, एक है पेलार नदी। पेनार एवं पेलार नदी के बीच में पुलिकट जो है स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए, ठीक है, इसी पुलिकट में आपका देखा जाए तो बहुत सारा क्षेत्र स्थित है। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम तथा चेन्नई भी यही वाले पूर्वी तट में स्थित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है, देखिए थार का मरुस्थल से एक नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए लूनी नदी और घग्गर नदी। ठीक है, लूनी और घग्गर नदी राजस्थान वाले क्षेत्र में बहता है, और ये जा करके देखा जाए तो कच्छ के रण में खो जाती है ये नदी।
ठीक ना। लूनी नदी और सागर नदी, इसे हम लोग अंतरवाहिनी नदी कहते हैं। ये किसी सागर में नहीं मिलती है, ठीक है, किसी मरुस्थल में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए थार मरुस्थल में कुछ बालू के स्तूप बनते हैं जिसे ध्रियान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ नहीं है, लगभग लगभग आपका पूरा हो ही चुका है, ठीक है। हमने पूरा कवर कर ही दिया है। और एक है इधर द्वीप समूह। चलिए द्वीप समूह को भी हम लोग कवर कर देते हैं। तो देखिए भारत में अगर देखा जाए, भारत की सीमा के भीतर कुल जो है 247 द्वीप स्थित है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए तो 19 द्वीप है, जिसमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 100 डिग्री चैनल जो है, जो अंडमान और जो है देखा जाए तो निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान में भी देखिए उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह है। ये तीनों द्वीप आ जाएगा, उत्तर, मध्य, दक्षिण अंडमान, निकोबार, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 100 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप है। अंडमान में देखिए कौन कौन आ जाएगा, अंडमान का उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भाग, ये अंडमान द्वीप समूह में शामिल है। जो निकोबार द्वीप समूह को 100 डिग्री चैनल से अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल जो है 100 डिग्री चैनल है। और निकोबार में कुल 19 द्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है। और देखिए बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप और नारकोंडम जो द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ये हमारा जो अंडमान द्वीप समूह में ही स्थित है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल द्वीप, सैडल पिंक जो है, ये अंडमान द्वीप समूह ग्रेट में स्थित है, ठीक है। ठीक है, सैंडल पिक। उसके बाद देखिए और कुछ है, निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सैंडल द्वीप, सैंडल पिक। सैंडल पिक सबसे ऊंचा है, जो अंडमान में, अंडमान का सबसे ऊंचा है सैंडल पिक, ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो भी आपका निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप को हम लोग प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप का मतलब होता है मूंगा, जिसको कोरल बोलते हैं ना, मूंगा वाला द्वीप है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनिकॉय द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में, ठीक है। बस यही सब देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है। जैसे अंडमान का सबसे ऊंचा जो है आपका सैंडल पीक सबसे ऊंचा है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 100 डिग्री चैनल। निकोबार द्वीप में 19 टोटल द्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब देखिए कुछ ज्वालामुखी द्वीप है, जैसे नारकोंडम हो गया, बैरन द्वीप भी, ये दोनों जो है अंडमान में स्थित है। और अंडमान का ऊंचा है सैंडल पिक। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट, वो भी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप को हम लोग प्रवाल द्वीप समूह या प्रवाल द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, या प्रवाल द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट करा दिया है, आप देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर है देखिएगा एक बार, ठीक। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।